हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टर्म होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बायंड फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बायंड फोर्स। पहले देख लो बेटा, BUOYAND, बायंड फोर्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे तुमको स्क्रीन पर डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो बेसिकली बायंड फोर्स क्या होता है? तो मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया, पानी वाटर मैंने ले लिया पानी, और उसमें मैंने एक प्लास्टिक का बॉल डाला। अब सबको मालूम है कंटेनर के अंदर अगर मैंने प्लास्टिक का बॉल डाला तो वो प्लास्टिक का बॉल ऊपर आने की कोशिश करेगा, प्लास्टिक का बॉल ऊपर आने की कोशिश करेगा। या अगर तुम लोगों ने प्लास्टिक के बॉल पर अगर ऐसे हाथ पकड़ लिया, अगर प्लास्टिक के बॉल पर अगर तुमने ऐसे हाथ रखा तो तुमको एक अपवर्ड फोर्स महसूस होता है। उसी अपवर्ड फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? बायंड फोर्स। क्या नाम दे दिया? बायंड फोर्स। ठीक है। तो इसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट टर्म हमको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। अब बेटा फ्लूइड क्या होता है? स्कूल में हमने पढ़ा था, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। जो सब्सटेंस फ्लो कर सकता है उसको हमने बोला फ्लूइड। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड और गैस दोनों भी फ्लो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इन दोनों को कॉमनली क्या बोला? फ्लूइड। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। डायग्राम में भी देखो तुम लोग, यहाँ पे डायग्राम तुमको स्क्रीन पर तुम्हारे डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो उस डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा कि जो अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड थर्स्ट जो लग रहा है यहाँ पे, तुम लोग डायग्राम में देखो जो अपवर्ड थर्स्ट लग रहा है यहाँ पे, वही हमारे यहाँ पे क्या होगा? बायंड फोर्स होगा। प्लीज रिमेंबर दैट वन। तो प्लास्टिक बॉल के एग्जांपल से हम लोग बायंड फोर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ने से पहले और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है बेटा वेट। करेक्ट है, वेट। अब बेटा बेसिकली वेट क्या होता है? वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट को बेटा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। क्लियर है? तो बेटा याद रखना, मास ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेट एक्चुअली चेंज होता रहता है, वेट चेंज होता रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नेवर चेंजेस। मास नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज neither be created nor be destroyed. Please remember that one. Mass is neither be created nor be destroyed. बट लेकिन बेटा वेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने प्लैनेट चेंज किया तो अर्थ पर जी का वैल्यू बेटा कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर तुमने वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून देखा तो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के 1/6 होता है। कितना होता है? अर्थ के 1/6 होता है। तो मून पर अलग ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मून पर अलग फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी अर्थ से कम होगा मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर तुमने इस जी की जगह पर अगर मून का जी अगर पुट किया तो वेट तुम्हारा अलग आएगा मून पर। तो इसका मतलब वेट जो होता है बेटा, ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो जी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अर्थ का जी 9.8 है, उसके अकॉर्डिंग तुमको वेट मिलेगा। लेकिन मून पर जाओगे तो मून पर जी का वैल्यू अर्थ से कम है। कितना है? 1/6 है, 1/6 है। तो यानी मून पर जी का वैल्यू अर्थ से कम है। तो इसका मतलब मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी बट मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। प्लीज रिमेंबर। ठीक है। और वेट बेसिकली एक फोर्स है। वेट का डेफिनेशन देखो क्या है? वेट का डेफिनेशन क्या है? वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स व्हिच इज पुलिंग the object, which is pulling the object towards the center of the earth, towards the center of the earth, which is pulling the object towards the center of the earth, which is pulling the object towards the center of the earth. तो ये फोर्स होने की वजह से वेट का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन। प्लीज रिमेंबर, वेट का यूनिट यहाँ पे क्या होता है? न्यूटन होता है। ये बेसिकली फोर्स है। तो प्लीज रिमेंबर, वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज गो थ्रू दिस।
आइडिया, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, देख लो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे बेटा तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन दैट द, क्या लिखा वहां पे देखो बेटा, buoyancy is a measure of a upward force a fluid exerts on an object that is submerged। तो वो बच्चा जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो ड्यू टू buoyant force। the water in the pool exerts an upward force and that acts in the direction opposite to the boy's weight। ठीक है, तो buoyant force कौन जनरेट करता है? फ्लूइड, पानी जनरेट करेगा ना, दूसरा कौन करेगा? अच्छा ना, अब बेटा हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ वी विल सी द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो, when an object is partially or fully submerged, when an object is partially or fully submerged in an fluid, then weight of fluid displaced is equal to buoyant force, ठीक है। देखो तो बेसिकली लॉ क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुमने फ्लूइड में डाला, फ्लूइड में अगर सबमर्ज कर दिया, वो आइदर वो ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज हो सकता है या फुल्ली सबमर्ज हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने अगर फ्लूइड में डाला तो वो पार्शियली सबमर्ज हो सकता है या फुल्ली सबमर्ज हो सकता है। अब पार्शियली का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र का पानी होता है, तो समुद्र के पानी में ये जो जहाज होता है, वो बेटा क्या होता है? पार्शियली सबमर्ज होता है। कैन वी से दिस इज, जो समुद्र वाला जो जहाज होता है बेटा, कैन वी से इट इज पार्शियली सबमर्ज्ड, ये क्या होता है बेटा? पार्शियली सबमर्ज होता है, करेक्ट। तो ये जो शिप है ये पार्शियली सबमर्ज है, फुल्ली नहीं बेटा, फुल्ली हो गया तो जहाज डूब जाएगा, कौन ट्रैवल करेगा फिर? पार्शियली सबमर्ज है ना। लेकिन अगर मैं वही अगर कोई आयन का बॉल अगर इसमें डाल दूंगा तो वो फुल्ली सबमर्ज हो जाएगा बेटा, फुल्ली सबमर्ज्ड। या फुल्ली सबमर्ज्ड का और एक एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, सबमरीन होता है ना, सबमरीन। आप एंडिंग कर रहे हो बेटा, नेवी में जा रहे हो तुम लोग, है ना, तो सबमरीन जो होता है, सबमरीन इज फुल्ली सबमर्ज्ड, है ना। सबमरीन फुल्ली सबमर्ज्ड पानी के अंदर होता है, तो ये फुल्ली सबमर्ज्ड होता है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, ठीक है। ओके, ना अब देखो तब क्या होगा कि weight of the fluid displaced is equal to the buoyant force। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कुछ फ्लूइड के वेट को डिस्प्लेस करेगा, वो जो वेट ऑफ फ्लूइड है दैट शुड बी इक्वल टू द buoyant force एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसको ऐसे समझेंगे, देखो यहाँ पे तुमको डायग्राम दिख रहा है, देखो होता क्या बेसिकली, समझ लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसको हमने पानी से भर दिया। फॉर एग्जांपल इस कंटेनर को मैंने पानी से भर दिया, मान के चलो इस कंटेनर को मैंने पानी से भर दिया, ठीक है, अप टू द ब्रीन तक भर दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ पॉट वगैरह रखा, है ना। अब अगर इसमें मैंने कोई अगर आयरन बॉल डाल दिया, सपोज मैंने इसमें अगर आयरन का बॉल डाल दिया, आयरन बॉल, ये क्या है बेटा? आयरन बॉल है, ये है आयरन बॉल, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर आयरन बॉल डाला तो बेटा होता क्या है कि ये जो आयरन बॉल यहाँ पे मैंने पानी में डालने के बाद इस आयरन बॉल का जितना वॉल्यूम होता है उतने ही वॉल्यूम का वो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। तो और एक चीज यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तुमको और एक चीज याद रखनी जरूरी है कि वो ये है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट
must be equal to volume of fluid displaced. Volume of fluid displaced. Please remember this. Highly important बेटा, highly important. अब कॉमन सेंस की बात है ना बेटा, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतनी ही वॉल्यूम का वो फ्लूइड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतनी ही वॉल्यूम का वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा. अगर मान के चलो तुम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हो, करेक्ट, तो तुम्हारे बॉडी के जितना वॉल्यूम है, उतनी ही वॉल्यूम का तुम लोग स्पेस ऑक्यूपाई करोगे. अगर बस में कोई मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी है, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. यानी मोटा आदमी होगा तो उसकी बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. गेटिंग द आइडिया क्लियर? अगर मोटा आदमी होगा तो बेटा वो ज्यादा यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. बस सिंपल सी बात है, ये वाला कंसेप्ट है उसमें. ठीक है, तो इसका मतलब आयरन बॉल क्या करेगा, खुद के वॉल्यूम जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा. अब तुम लोग बोल रहे कि सर क्यों डिस्प्लेस करेगा? अरे बेटा सिंपल सी बात है, इसको रहने के लिए जगह चाहिए. तो इसको आयरन बॉल को पानी में रहने के लिए अगर जगह चाहिए तो उसको पहले इस रीजन का पानी को हटाना पड़ेगा. तो पानी जब तक नहीं हटाएगा इस रीजन का, तब तक उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी ना. बस में भी अगर क्राउडिंग होगा तो अगर तुमको जगह नहीं मिल रही है तो तुम लोग इधर सबको साइड में करोगे और बैठ जाओगे ना बेटा. बिना सबको साइड में किए तुमको जगह मिल सकती है क्या बेटा? नहीं मिलेगी. वही ये चीज कर रहा है, आयरन बॉल पानी को हटाएगा तो यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा. प्लीज रिमेंबर, इस आयरन बॉल का जितना वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वो पानी डिस्प्लेस करता है. करेक्ट है? प्लीज रिमेंबर, अगर आयरन बॉल का वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब का, तो 1 मीटर क्यूब का ही पानी डिस्प्लेस करेगा. तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. अब फिर से वापस हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आते हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. क्या नाम दिया इसको? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. इसको हमने नाम दिया बेटा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, क्योंकि आयरन बॉल ने इसको डिस्प्लेस किया ना. तो इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो भी वेट होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. देखो जो वेट होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा, दैट वेट मस्ट बी इक्वल टू द बायंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो इस आयरन बॉल के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो बायंड फोर्स एक्ट कर रहा है उसका और ये जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है उसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए. दिस इज अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों ये इक्वल होता है, लेकिन पहले ये तो समझना पड़ेगा कि ये असल में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये तो समझना पड़ेगा तुमको. गेटिंग द आइडिया क्लियर? ठीक है, तुम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है बेटा? कैन यू सी द डायग्राम ऑन द स्क्रीन? तो स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है उसमें वो 6 kg का वेट दिख रहा है तुमको. वो पानी में जाने के बाद उस 6 kg वेट का जो वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा. करेक्ट है? तो साइड में जो येलो क्लॉक के ऊपर जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दिख रहा है, उस येलो क्लॉक के ऊपर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो दिख रहा है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट मस्ट बी इक्वल टू द बायंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो नीचे से बायंड फोर्स जो लग रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका वैल्यू और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट का वैल्यू इक्वल रहेगा. ये आर्किमिडीज बोल रहा है. क्लियर है सबको? देख लो बेटा, क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे. अब ऐसा क्यों होता है, Why it happens like this? ऐसा क्यों होता है बेटा? देखिए आप, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है देखो. अब बेटा इसलिए ऐसा होता है वो, देखो जैसे सुनो मेरी बात, समझ लो फिर से हमने वही कंटेनर अगर ड्रॉ किया, वही अगर मैंने कंटेनर अगर ड्रॉ किया, तो मान के चलो मेरे पास आयरन बॉल इधर है. अभी मैंने आयरन बॉल को पानी में नहीं डाला बेटा. ये जो आयरन बॉल है इसको मैंने अभी पानी में नहीं डाला. ठीक है, इसको मैंने पानी में नहीं डाला. मान के चलो ये जो आयरन बॉल है इन फ्यूचर
इस जगह पर आएगा। ये जो शेडेड रीजन तुमको दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये शेडेड रीजन तुमको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर रहा है। साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मान के चलो यहाँ पे मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी हमने भर लिया, ओके। अभी मेरे पास एक आयरन बॉल है, सपोज आया हुआ आयरन बॉल, अभी मेरे पास एक आयरन बॉल है, तो इन फ्यूचर ये पानी में आएगा, अभी नहीं आया, समझ लो पानी में भी इस जगह पर आएगा वो, समझ लो आयरन बॉल पानी में इस जगह पर आएगा, इस जगह पर अभी आया क्या, नहीं आया, ठीक है। तो देखो आयरन बॉल इन फ्यूचर इस रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, आयरन बॉल इन फ्यूचर इस रीजन को बेटा ऑक्यूपाई करेगा, इस रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, अभी नहीं किया उसने। तो इस रीजन को ऑक्यूपाई करने से पहले यहाँ पे पानी है, तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसको पानी बोला, तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड है बेटा, पानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो फ्लूइड है, उसका खुद का भी वेट होगा, मास ऑफ लिक्विड प्रेजेंट हियर इनटू जी, वेट का फॉर्मूला याद है ना बेटा, वेट का याद है ना, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये आयरन बॉल इन फ्यूचर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड है, इस रीजन को ये आयरन बॉल ऑक्यूपाई करेगा, और इस रीजन वाला जो लिक्विड है उसका वेट होगा m लिक्विड इनटू जी, और इस आयरन बॉल का वेट होगा कैपिटल mg। कैपिटल mg का मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और m लिक्विड इनटू g का मतलब वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब तुम लोग बोल रहे सर आप इसको डिस्प्लेस्ड क्यों बोल रहे? अरे बेटा कॉमन सेंस की तो बात है, जब इन फ्यूचर ये आयरन बॉल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से वो पानी को हटाएगा बाहर, यहाँ से पानी को हटाएगा बेटा, गेटिंग द आइडिया क्लियर? यानी इस रीजन का पानी ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो इस रीजन का जो पानी है उसी का तो वेट लिखा है मैंने बेटा इधर, m लिक्विड टू g, तो क्या बोला मैंने इसको, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, करेक्ट है, गेटिंग माय पॉइंट, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब अभी हम लोग ये स्टार्टिंग की बातें कर रहे हैं, अभी आयरन बॉल इधर आया नहीं, स्टार्टिंग की बातें कर रहे हैं हम लोग, आयरन बॉल अभी आया नहीं, ठीक है। अब समझो, अब ये जो बीच का लिक्विड है, बीच का लिक्विड है, ये क्या करेगा बेटा, इस बीच का जो लिक्विड है उसके नीचे भी लिक्विड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिक्विड है बेटा, है ना, नीचे भी लिक्विड। तो ये बीच का लिक्विड नीचे की लिक्विड पर फोर्स लगाएगा, ये बीच का लिक्विड इस नीचे की लिक्विड पर फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बीच के लिक्विड ने नीचे के लिक्विड पर फोर्स लगाया, तो नीचे का लिक्विड बीच के लिक्विड पर फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। वेट बेटा हमेशा डाउनवर्ड होता है, जिसको नहीं मालूम याद रख लो, वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होता है, weight is always downward, weight is always downward, always downward, perpendicular to the ground, perpendicular to ground। जो वेट होता है बेटा, वेट फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, क्लियर है। तो इसका मतलब ये आयरन बॉल इन फ्यूचर इस पानी को रिप्लेस करने वाला था, यानी ये क्या कहलाएगा मेरा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो उसका वेट मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा। तो ये बीच का जो फ्लूइड है, पानी जो है, वो नीचे के फ्लूइड पर फोर्स लगाएगा, तो नीचे का फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नीचे के फ्लूइड ने जो फोर्स लगाया उसी को हमने नाम दे दिया बेटा बायंड फोर्स। जो नीचे के फ्लूइड ने बीच के फ्लूइड पर जो फोर्स लगाया उसी को हमने नाम दे दिया बायंड फोर्स। यानी बेसिकली बायंड फोर्स क्या होता है, फ्लूइड ने फ्लूइड पर लगाया हुआ फोर्स, यानी ये जो नीचे का फ्लूइड है उसने इस बीच के फ्लूइड पर फोर्स लगाया, तो फ्लूइड ने फ्लूइड पर लगाया हुआ फोर्स, फ्लूइड ने फ्लूइड पर लगाया हुआ फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायंड फोर्स। क्लियर है, उसी को हमने नाम दे दिया बायंड फोर्स। अब समझिए बायंड फोर्स कहां से आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में बेटा एक चीज देखते हैं कि किसी भी कंटेनर में ये जो बीच का लिक्विड होता है, बीच का लिक्विड ये क्या होता है बेटा,
स्टैग्नेंट या स्टेडी होता है ना, स्टेडी होता है। ये बीच का लिक्विड जो है ना, ये ऊपर नीचे से मूव करता है क्या बेटा? नहीं करता। बीच का लिक्विड स्टेडी होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, ये पानी की बोतल है, हाँ ये पानी की बोतल है। तो तुम लोग इमेजिन करो, इस पानी के बोतल में इमेजिन करो तुम लोग। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके तुमको दिखा देता हूं, ठीक है? तो देखो बेटा, इस पानी के बोतल में यहाँ कहीं तो एक स्पीयर ले लो तुम लोग, स्पीयर पानी का। तो देखो यहाँ पे जो कंटेनर में पानी है, उसके बीच में हमने एक पानी का स्पीयर ले लिया बेटा। वो मूव कर रहा है क्या ऊपर नीचे? नहीं कर रहा है मूव बेटा, वो स्टेडी है ना, ठीक है? स्टेडी हो, करेक्ट है? तो ये पानी का स्पीयर अगर स्टेडी करना है, पानी के स्पीयर को अगर स्टेडी करना है, तो वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इन द बैलेंस। अगर इस पानी के स्पीयर को अगर मैं इसको स्टेडी करना है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स है, इस अपवर्ड फोर्स का वैल्यू डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों भी फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल हो गए, यानी ये क्या बन गए? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो हो गया, तो ये पानी का स्फीयर क्या हो जाएगा? स्टेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब वी कैन राइट इट एज Fb शुड बी इक्वल टू m लिक्विड इनटू g। Fb शुड बी इक्वल टू m लिक्विड इनटू g। तो यहां से हो गया ना प्रूव बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही था ना कि वैल्यू ऑफ द बायड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब क्लियर होगी कि देखो कितना आसान है। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? इट इज वेरी वेरी सिंपल। देख लो एक बार, अभी तक मैंने आयरन बार को इधर नहीं लाया, फिर भी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लिया। इसका मतलब बायड फोर्स का वैल्यू आप कितने वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस करते हो, आप कितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस करते हो, उस पर डिपेंड करता है। बायड फोर्स का वैल्यू ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता। दिमाग में बैठा लो बेटा, ये बायड फोर्स का वैल्यू आप कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये पानी का जहाज होता है, पानी का जहाज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो उसका बहुत बड़ा पोर्शन पानी के अंदर होता है, बहुत बड़ा पोर्शन पानी के अंदर होता है। तो अगर जहाज का बहुत बड़ा पोर्शन अगर पानी के अंदर होगा, तो बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा। अगर बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो गया, तो बहुत ज्यादा बायड फोर्स मिलेगा। और अगर ज्यादा बायड फोर्स मिला, तो इस जहाज को फ्लोट होने में आसानी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? आसानी होगी। अंडरस्टूड? प्लीज रिमेंबर दिस। अगर इसकी जगह पर मैंने, ये जहाज की जगह पर पानी में मैंने मान के चलो एक मैंने स्पैनर ले लिया। स्पैनर होता है ना अपना घर में, स्पैनर, क्लियर हो रहा है? छोटा सा स्पैनर होता है ना, स्पैनर छोटा सा, वो अपना नट बोल्ट और स्क्रू को टाइट करने के लिए है ना स्पैनर यूज करते हैं। तो स्पैनर बहुत छोटा होता है, तो छोटा होगा तो इट विल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर ये कम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो इस पर ज्यादा बायड फोर्स नहीं आएगा। तो अगर इस पर ज्यादा बायड फोर्स नहीं आ गया, तो स्पैनर पानी में डूब जाएगा, लेकिन जहाज नहीं डूबेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जहाज भी स्टील से बना होता है और स्पैनर भी स्टील से बना होता है, फिर भी जहाज फ्लोट कर रहा है, लेकिन स्पैनर नहीं करेगा। स्पैनर कम फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, तो बायड फोर्स कम लगेगा। जहाज पानी को ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, तो बायड फोर्स ज्यादा मिलेगा। यानी बायड फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस किया, यानी ज्यादा वेट डिस्प्लेस किया, तो बायड फोर्स ज्यादा आएगा। कम फ्लूइड डिस्प्लेस किया, यानी कम वेट डिस्प्लेस किया, कम बायड फोर्स आएगा। इसका मतलब बायड फोर्स का वैल्यू ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता। प्लीज रिमेंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। चलो ये हमने आर्किमिडीज का एक्सप्रेशन देख लिया, और ये वाला भी बेटा फॉर्मूला याद रखो। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको कैलकुलेशन करने में बहुत आसान रहता है। अब देखो बेटा, अगर अब देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है। फिर से एक बार देखो कंसेप्ट क्या आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयरन बॉल को पानी के अंदर डाल देंगे।
अब आयरन बॉल को पानी के अंदर डाल देंगे। तो बेटा जैसे मैंने आयरन बॉल को पानी के अंदर डाल दिया तो ये कुछ वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा और इसका जो वेट होगा वो होगा m लिक्विड इंटू g, यानी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब बेटा इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट होगा mg, लेकिन तुमने इस रीजन में पहले पानी था, इस रीजन में पहले पानी था, इस पानी को हटा के तुमने आयरन बॉल रखा, लेकिन पानी को हटा के आयरन बॉल रखने के बावजूद भी बाइंड फोर्स कहीं नहीं गया, बाइंड फोर्स अपनी जगह पर ही है, बाइंड फोर्स अपनी जगह पर ही है। सिर्फ तुमने क्या किया, यहाँ पे जो ऐसे पानी था ना बेटा, ऐसे पानी था, तब हमने उसको ऐसे लिखा था ना कि m लिक्विड इंटू g, यानी इस पानी को ये वाला आयरन बॉल डिस्प्लेस करने वाला था और ये बाइंड फोर्स लग गया, यानी जो बीच का जो पानी का स्फीयर है वो नीचे की लिक्विड पर फोर्स लगाएगा, तो नीचे का लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको हमने नाम दिया बाइंड फोर्स। ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहां से पानी को हटाया, यहां से पानी को हटाया तुमने, बराबर, देख लो यहां से पानी हट गए। अब यहां से पानी हटने के बाद तुमने यहाँ पे क्या लाया बेटा, आयरन बॉल लाया, क्या लाया तुमने यहाँ पे बेटा, आयरन बॉल लाया। अब जैसे आयरन बॉल आ गया तो यहाँ पे m लिक्विड जी नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा वेट ऑफ द आयरन बॉल। क्या होगा ये बेटा, वेट ऑफ द आयरन बॉल है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ यहाँ पे वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस जो था उसको हटा के वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आला, बाइंड फोर्स तो अपनी जगह पर ही है, वो कहीं नहीं गया। और दूसरी चीज, बाइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता, वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहे उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, ध्यान सुनना। हाथी होता, हाथी तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, तो हाथी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी ज्यादा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, तो हाथी पर हमारे से ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, तो हाथी आसानी से फ्लोट करेगा बेटा। गेटिंग दैट क्लियर, अंडरस्टूड? थम्स अप दे दो बेटा, थम्स अप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बाइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड नहीं करता, वो कितने फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहे उस पर डिपेंड करता है। गेटिंग द आइडिया? चलो, अगर ये केस हो गया तो यहां पे अगर 3 केसेस आ गए, 3 केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 यहां पे आएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 यहां पे आएंगे, बराबर। केस नंबर 1 क्या है, ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का वेट बाइंड से ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का वेट बाइंड से ज्यादा होगा, करेक्ट है? तो mg इज मोर देन fb। ऐसा हो सकता है कि दोनों का वैल्यू इक्वल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का वेट बाइंड फोर्स से कम हो जाए। देखो, अगर ऑब्जेक्ट का वेट बाइंड फोर्स से अगर कम हो गया तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉल। क्यों? प्लास्टिक बॉल को तो वेट कम होता है बेटा, बाइंड फोर्स ज्यादा होगा तो प्लास्टिक बॉल ऊपर आ गया, पानी से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये कौन सा एग्जांपल ले लेंगे, इसको एग्जांपल ले लेंगे आयरन बॉल का। आयरन बॉल का वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाइंड फोर्स, इसलिए आयरन बॉल पानी में डालने के बाद डूब जाता है, करेक्ट है? तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट अगर बाइंड से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे हियर इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल सिंक डाउन, ये वाला केस ऑब्जेक्ट विल राइज अप, ऑब्जेक्ट विल कम अप, राइज अप, जो भी बोल दो। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का वेट और बाइंड फोर्स की वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब बेटा ऑब्जेक्ट ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, रादर ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग, ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग बेटा, ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग। प्लीज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग, दैट्स ओनली पेपर, ठीक है?
अब देखो केस बाय केस हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, केस बाय केस हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। इंक डाल के ले लेते हो बेटा, इंक खत्म हो गया। देखो केस बाय केस एनालिसिस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का वेट अगर बाइंड फोर्स से अगर ज्यादा हो गया, ऑब्जेक्ट का वेट अगर बाइंड फोर्स से अगर ज्यादा हो गया, तो ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। नेट फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस नेट फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था ना कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट दोनों का निकालने के लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का एडिशन। अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन। गेटिंग द आइडिया क्लियर? ठीक है, हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते वक्त बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ध्यान रखना, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो बेटा इन दोनों में बड़ा कौन है, mg, तो इसका मतलब mg माइनस fb। और रिजल्टेंट फोर्स है नेट फोर्स हमेशा बड़े फोर्स की डायरेक्शन में होता है। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हमेशा बड़े फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो बड़ा फोर्स की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा नेता वोट उसी को ज्यादा मिलेंगे, तो जितना बड़ा फोर्स रिजल्टेंट उसी की तरफ होगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो नेट फोर्स होता है उसी को हमने दूसरा नाम दे दिया, उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट वेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स को हमने नाम दे दिया अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? मैं समझा दो तुमको, देखो समझा दो, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखो। इस आयरन बॉल को पानी में डालने से पहले वो आयरन बॉल एयर में था। कहां पे था, एयर में था। ठीक है, एयर में था। तो जो आयरन बॉल का हमने जो वेट लिखा है बेटा वो एयर वाला वेट है। कौन सा वेट है, एयर वाला वेट। तो ये जो बेटा आयरन बॉल है, अभी हमने इसको एयर में रखा है, तो एयर में था तब उसका वेट था mg, करेक्ट है, वेट था mg। लेकिन जैसे हमने पानी में डाला तो mg को अपोज करने वाला फोर्स मिला fb। तो पानी में डालने के बाद एक बायड फोर्स बेटा करता है, बेसिकली क्या है, बायड फोर्स क्या करता है, तुम्हारे वेट की वैल्यू को कम करता है, वेट की वैल्यू को कम करता है। देखो वेट डाउनवर्ड है, बायड अपवर्ड है, तो तुम लोग दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे। इसका मतलब mg से तुम लोग fb माइनस कर रहे हैं ना, mg से तुम लोग fb माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब पानी में जाने के बाद ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है। एयर में ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है, पानी में जाने के बाद ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है। कौन कम कर रहा है, बायड फोर्स कम कर रहा है। लिखा है तुम लोगों ने, देखो क्या लिखा तुमने यहाँ पे, mg माइनस fb। तो mg से कुछ माइनस कर रहे हैं तुम लोग, mg से कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब पानी में जाने के बाद ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाएगा। एयर में ज्यादा था mg, एयर में वेट था mg। अब इस एयर में जो वेट mg था उसको कम करने वाला ऑपोजिट फोर्स नहीं है ना। अगर है भी वो एयर का होगा, लेकिन एयर इतना अपोज नहीं करेगा जितना पानी करेगा। तो एयर में वेट ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन पानी में जाने के बाद ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है। कौन कम कर रहा है, बायड फोर्स कम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने नाम दे दिया अपरेंट वेट। जो वेट चेंज होके आता है, कम होके आता है, उसको हमने नाम दे दिया अपरेंट वेट। तो इसका मतलब अपरेंट वेट का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा, अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये क्या है, mg क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, fb क्या है, माइनस द वैल्यू ऑफ द बायड फोर्स। या बायड फोर्स को रिप्लेस कर सकते हो तुम लोग
क्या, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, weight of fluid displaced. Please remember, this is very very important, weight of the fluid displaced. Have you understood? Weight of the fluid displaced, correct हो गया? Please take a screenshot, बहुत ही important part हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अपरेंट वेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस बाइंड फोर्स होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको हटा देता हूं। अब तुम मेरे को बताओ, जब अगर ऑब्जेक्ट का वेट अगर बाइंड से ज्यादा होगा तो इस केस में तुम्हारा एपरेंट वेट पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव बेटा? क्योंकि एपरेंट वेट को कैसे निकालते हो, mg माइनस एफबी ना, mg माइनस एफबी ना। तो अगर mg का वैल्यू बड़ा होगा एफबी से तो ये आंसर प्लस आएगा। लेकिन ये जो थर्ड केस इसमें एपरेंट वेट तुम्हारा नेगेटिव होगा। क्यों बेटा? क्योंकि एपरेंट वेट कैसे निकालते हो, mg माइनस एफबी, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कम है एज कम्पेयर टू द बाइंड फोर्स, तो mg कम है एज कम्पेयर टू द बाइंड फोर्स, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन ये बीच का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एनडी वालों को बहुत पसंद है ये वाले बीच का केस। अगर mg और fb का वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो mg माइनस fb दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आंसर 0 होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, प्लीज रिमेंबर, जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तब उसका अपरेंट वेट 0 होता है। इसी को हमने नाम दे दिया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो इससे एक लॉ आता है, उसको हमने नाम दे दिया लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में बेटा अपरेंट वेट should be equal to 0 और उसी का हमने फॉर्मूला लिखा mg minus fb, और यहां से हमने प्रूव किया mg should be equal to fb। इसका मतलब weight of the object must be equal to buoyant force, या इसी को हमने नाम दे दिया weight of the fluid displaced, weight of the fluid displaced, weight of the fluid displaced। ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं बेटा, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन इंडिया में आ चुके हैं ऑलरेडी, तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैंने हटा दिया बेटा, ठीक है। देखो क्या लिखा हमने, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द बाइंड फोर्स। लेकिन बाइंड फोर्स का वैल्यू क्या था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब उसको ऐसे लिखे mg should be equal to, थर्ड वाला टर्म ले लेता हूं, m liquid into g, दोनों तरफ से g और g कट गया। इसका मतलब और एक फार्मूला आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन से मिल गया, और एक फार्मूला आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन से मिल गया, वो ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्लोटेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं बेटा। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में अपरेंट वेट 0 होता है। दूसरा पार्ट क्या पढ़ा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू बाइंड फोर्स या वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा, बाइंड फोर्स में सॉरी लॉ ऑफ फ्लोटेशन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, इसको रिप्लेस करके और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए तुम लोग को एक चीज मालूम होनी चाहिए, डेंसिटी है ना बेटा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, करेक्ट। ये डेंसिटी का नोटेशन है रो, रो इज द नोटेशन ऑफ डेंसिटी। तो इसका मतलब मास का फॉर्मूला कैसे निकालोगे,
मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बेटा, करेक्ट। ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, इधर जाके वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द मास। तो इसका मतलब यहां पर रिप्लेस करूं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस किया मैंने, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे याद रख लो बेटा, ये क्या है, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, नॉट डायरेक्टली मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो यहां से एक नया फॉर्मूला और एक मिल गया, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। लेकिन बेटा अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, वो क्या था, वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये याद रखने के बोला तो तुमको मैंने, उसी का हम लोग बेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बेटा ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो यहाँ पे लिखा है और ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्या ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा, ये टोटल वॉल्यूम, करेक्ट। लेकिन याद रखना कि ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कभी भी हमेशा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं समझाता हूं, क्यों नहीं होता मैं समझाता हूं। देखो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे एक पानी का जहाज है, यहाँ पे एक पानी का जहाज है, करेक्ट है, पानी का जहाज है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, ये जहाज पार्शियली सबमर्ज्ड है, फुल्ली सबमर्ज्ड है? पार्शियली है, फुल्ली तो डूब जाएगा बेटा, सब लोग मर जाएंगे, पार्शियली सबमर्ज्ड है। अब इस पूरे जहाज का वॉल्यूम वी नॉट, पूरे जहाज का वॉल्यूम वी नॉट, लेकिन एक बेटा कॉमन सेंस की बात है, पूरे जहाज का वॉल्यूम वी नॉट है, वी नॉट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है वो टोटल वॉल्यूम की वजह से नहीं हो रहा है। इस जहाज का कुछ पोर्शन जो पानी के अंदर है ना बेटा, इस जहाज का कुछ पोर्शन जो पानी के अंदर है, इस जहाज का जो वॉल्यूम पानी के अंदर है उतना वॉल्यूम तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। अगर मैं बोलूं कि आपको जहाज का टोटल वॉल्यूम है 1000, कुछ ले लो ऐसे रैंडम वैल्यू लेता हूं, जहाज का टोटल वॉल्यूम है 1000 लीटर, 1000 लीटर, जहाज का टोटल वॉल्यूम है 1000 लीटर, लेकिन उसमें से मान के चलो सिर्फ 600 लीटर पानी के अंदर है। 600 लीटर का वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। क्या है वो? सबमर्ज्ड। पॉइंट। तो जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब जहाज का टोटल वॉल्यूम 1000, सबमर्ज्ड वॉल्यूम 600, तो टोटल वॉल्यूम 1000, उतना वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं होगा। जितना सबमर्ज्ड है उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो 600 लीटर सबमर्ज्ड है तो 600 लीटर का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हमेशा टोटल वॉल्यूम को इक्वल नहीं होता। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड टोटल वॉल्यूम को इक्वल कब होगा? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इक्वल कब होगा? देखो कब होगा इक्वल, लिसन केयरफुली। देखो कब होगा इक्वल? अब जैसे हमारी सबमरीन है, ये समुद्र है बेटा, तो समुद्र में सबमरीन पूरा का पूरा डूब गया, डूबना ही पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो अपने एनिमी को, एनिमी ऊपर आया तो एनिमी उसको मार देंगे सबमरीन को। पानी के अंदर डूबना पड़ता है सबमरीन, है ना। अगर तुम लोग एनिमी टेरिटरी में गए तो क्या ऊपर जाके ऐसे तैरते जाओगे? पकड़ में आओगे बेटा। तो सबमरीन जो है, सबमरीन
वो पानी के अंदर पूरा का पूरा डूब गया। तो अब देखो सबमरीन का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी अब सबमरीन क्या करेगा, उसका जितना टोटल वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर पूरा का पूरा डूब जाता है उसके लिए वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और टोटल वॉल्यूम इक्वल होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पानी में पूरा का पूरा डूबता नहीं, जैसे जहाज पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, तो जहाज का जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। यानी फिर इसको अगर फॉर्मूले को अगर अच्छे से लिखना है तो मैं इसको वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिखने से बेहतर मैं इसको ऐसे करूंगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर फुल्ली सबमर्ज्ड होगा तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर पार्शियली सबमर्ज्ड होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी ना बेटा, क्या आएगी, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी जब पार्शियली सबमर्ज्ड होगा, और जब फुल्ली सबमर्ज्ड होगा तो रेशियो का वैल्यू 1 होगा। अगर पार्शियली सबमर्ज्ड होगा तो इस रेशियो का वैल्यू 1 से कम होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ना कि समझ लो जहाज का टोटल वॉल्यूम 1000 लीटर का है, जहाज का टोटल वॉल्यूम 1000 लीटर का है, लेकिन जहाज पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो कितना जहाज का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, 600 लीटर, तो 600 लीटर का पानी डिस्प्लेस होगा, तो 600 अपॉन 1000, इसका मतलब इसका रेशियो कितना आ गया बेटा, 0.6 आ गया, 0.6। लेकिन सबमरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सबमरीन का टोटल वॉल्यूम अगर 1000 लीटर है तो सबमरीन पानी के अंदर पूरा का पूरा डूब जाएगा, तो सबमरीन फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, तो इसका मतलब सबमरीन का जो वॉल्यूम है 1000 उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। फुल्ली सबमर्ज्ड के लिए ऊपर का वॉल्यूम नीचे का वॉल्यूम इक्वल होता है और रेशियो 1 आता है। क्लियर हो रही बात? तो बेटा अब से तुम लोग ध्यान में रखो, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के 4 फॉर्मूले बेटा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के 4 फॉर्मूले, 4 याद रख लो कंसेप्चुअली जाओ। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में अपरेंट वेट 0 होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बायंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख लो एक बार बेटा, स्क्रीनशॉट निकालो। नोट्स बनाओ अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है बेटा, है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो बेटा ये जो फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन, इसी को हमने नाम दे दिया फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। इसका मतलब बेसिकली बेटा ये जो रेशियो है ना, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट का कितना परसेंटेज पार्ट सबमर्ज्ड है इसके बारे में ये रेशियो इंफॉर्मेशन देता है। यानी अगर ये फ्रैक्शन अगर 60% आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका 60% पार्ट पानी के अंदर है, 60% पार्ट पानी के अंदर है और 40% पानी के ऊपर है।
हैव यू अंडरस्टूड? ये रेशियो फ्रैक्शन कितना सबमर्ज हो गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कभी कभी तुमको ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रैक्शन फ्लोटिंग कितना होगा, तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग। कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को 1 से माइनस करो बेटा, इसी रेशियो को 1 से माइनस करो, तो 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। अगर सबमर्ज्ड फ्रैक्शन कितना होगा 0.6, अब मैं परसेंटेज दिख रहा हूं उसको, सबमर्ज्ड फ्रैक्शन अगर 0.6 होगा तो फ्रैक्शन फ्लोटिंग कितना होगा 0.4। ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फ्लोटिंग, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फ्लोटिंग, और ये जो पानी के अंदर डूब गया उसको बोलते हैं फ्रैक्शन सबमर्ज्ड। तो ये फॉर्मूला आपको फ्रैक्शन सबमर्ज्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में फ्रैक्शन सबमर्ज्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्लीज रिमेंबर। चलो इसका बेटा क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा। इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखो इसका क्वेश्चन करेंगे। एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is floating in North Sea, is floating in North Sea of density, चलो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग, फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग, बराबर। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला था ना, क्या था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आइसबर्ग है, तो बेटा आइसबर्ग की डेंसिटी कितना दिया तुमको 0.93 दिया, करेक्ट 0.93 दिया। ओके यहाँ पे पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है नॉर्थ सी है बेटा, तो नॉर्थ सी की डेंसिटी कितने दिए 1, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी बेटा, रेशियो पड़ गया। तो ये फ्रैक्शन क्या किसका वैल्यू था, ये था फ्रैक्शन सबमर्ज्ड था ना, ये था फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, ये था फ्रैक्शन सबमर्ज्ड। ये किसका वैल्यू बेटा, ये जो रेशियो है इसको क्या नाम दिया हमने, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड यानी कितना परसेंट पानी में गया। तो इसका मतलब हमको मिल गया बेटा फ्रैक्शन सबमर्ज्ड कितना मिल गया 0.93 मिल गया, 0.93 मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन फ्लोटिंग कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन फ्लोटिंग निकालने के लिए इस वैल्यू को 1 से माइनस कर लो, 1 माइनस 0.93, गेटिंग द आइडिया क्लियर, अंडरस्टूड। ये कितना आएगा 0.07, अंडरस्टूड। इसका मतलब जो हमारा आइसबर्ग है, आइसबर्ग उसका 93% पार्ट पानी के अंदर है, 93%, 0.93 है 93%, और 0.07 का मतलब 7% पानी के ऊपर है। तो 7% जो पानी के ऊपर है उसको फ्लोटिंग बोलेंगे, और 93% पानी के अंदर उसको बोलेंगे सबमर्ज्ड। तो रिमेंबर दिस। वेरी सिंपल फॉर्मूला।
अब कुछ बेटा हम लोग एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, बाद में मैं होमवर्क के लिए डीपी भी दे दूंगा। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब। देखो बेटा ये हमने कर लिया, बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट होगा तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। स्क्रीन पर देखो तुम्हारे, अगर बाइंड फोर्स का वैल्यू अगर वेट से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट विल मूव, प्लास्टिक बॉल। अगर बाइंड फोर्स का वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट के वेट से कम हो गया तो ऑब्जेक्ट विल सिंक डाउन, मूव डाउन। और ये स्टेटमेंट है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। देख लो बेटा अच्छे से। अच्छा ये आइसबर्ग देखा ना हमने, ऊपर का पार्ट 7%, नीचे का पार्ट 93%। अरे बाप रे कितना बड़ा पार्ट है देखो आइसबर्ग का। अच्छा नाउ विल डू सम एनडीए पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए के। देखो बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रीड करो क्या लिखा है, रीड। अ ब्लॉक ऑफ वेट W फ्लोट्स इन अ लेक। एक ब्लॉक है जिसका वेट है W, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अंडरलाइन कर बेटा, उधर फ्लोट जो लिखा है ना अंडरलाइन कर, अंडरलाइन कर। फ्लोट का मतलब अंडरलाइन कर उसको, फ्लोट। इफ द अपरेंट वेट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक इज W डैश देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी मैंने बताया था लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसका अपरेंट वेट 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसका अपरेंट वेट 0 होगा। चलो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। देखो क्या लिखा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन। अच्छा उससे पहले कंसेप्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो पहले कर लेते हैं। देखो उसके बाद में इस क्वेश्चन पे जाएंगे ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा दो डेंसिटी का रेशियो होता है, यानी डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो कोई भी सॉलिड ले लो या कोई भी लिक्विड ले लो, उसको अगर पानी के डेंसिटी से तुमने अगर डिवाइड कर दिया तो तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटी का रेशियो होने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ये है यूनिटलेस क्वांटिटी। प्लीज रिमेंबर दिस इज योर यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी बराबर। अब तुमको पानी के डेंसिटी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, इसलिए तुमको पानी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। बेटा पानी का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रख लो, ये वैल्यू एग्जाम में नहीं दी जाती। पानी की डेंसिटी अलग यूनिट में लिखना चाहते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसकी वैल्यू होती है 1, करेक्ट है, उसकी वैल्यू होती है 1। या पानी का डेंसिटी और एक यूनिट में लिखा जाता है, वो होता है किलोग्राम पर लीटर। क्या होता है वो, किलोग्राम पर लीटर, अंडरस्टूड। तो वो भी होता है 1 किलोग्राम पर लीटर होता है। प्लीज रिमेंबर ये सारे वैल्यू तुमको याद रखना है, करेक्ट है, सारे वैल्यू याद रखना है। अब यहाँ पे जो पानी का डेंसिटी है ना बेटा, ये हमारे लिए रेफरेंस डेंसिटी है। क्या है हमारे लिए, रेफरेंस डेंसिटी। यानी पानी के डेंसिटी के साथ हम लोग बाकी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इन कंपैरिजन विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर इनका डेंसिटी कितना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऑयल है जिसका डेंसिटी 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, कुछ नहीं, ऑयल का डेंसिटी ले लो 860 और डिवाइड करो पानी के डेंसिटी से, कितना 1000। ऑयल का डेंसिटी तुमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले लिया बेटा, तो पानी का भी डेंसिटी किसमें लेना पड़ेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 0.86। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है बेसिकली कि ऑयल का डेंसिटी, पानी का जो डेंसिटी है 1000, उसके 0.86 टाइम्स है। यानी पानी के डेंसिटी को 0.86 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑयल का डेंसिटी मिलेगा, यानी पानी के डेंसिटी के 0.86 टाइम्स ऑयल का डेंसिटी। ये एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। या
या अगर दूसरा कोई अगर अननोन सब्सटेंस ले लूंगा मैं, अननोन सब्सटेंस का समझो डेंसिटी है 4000 किलोग्राम पर मीटर की, तो अननोन सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, अननोन सब्सटेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उस अननोन सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइड बाय पानी का डेंसिटी, तो कितना आ गया 4। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कर रहा है, देखो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अननोन सब्सटेंस का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से 4 टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है। अंडरस्टूड, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बेटा रेफरेंस वैल्यू हमेशा नीचे होगी, इसको ऐसे भी रीड करते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। क्लियर हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का और एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा एक नाम है, उसको हमने नाम दे दिया रिलेटिव डेंसिटी। प्लीज रिमेंबर इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। बस इसके हम लोग 2-3 एनडीए क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया क्लियर। इसको रिवाइंड करके देख लो बेटा, YouTube पर अलग अलग स्पीड्स दिए होते हैं, 0.5, 1.5, 2x, कितने स्पीड से दे रहे हैं, तो तुम्हारी जैसी पड़े उस स्पीड से तुम देखो, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑप्शन ए इट डिस्प्लेसेस नो वाटर। ऐसे थोड़ी होगा बेटा, शिप पानी में जाएगा तो पानी को डिस्प्लेस करेगा। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप। अच्छा ये तो करेक्ट दिख रहा है मेरे को, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप, ये करेक्ट दिख रहा है क्योंकि यही तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन था, याद आ रहा है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में हमने क्या लिखा था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या लिखा था, वेट ऑफ शिप यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यानी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तब ऑब्जेक्ट का वेट और बायड फोर्स इक्वल था ना, याद आ रहा है, रिपीट करके देखो तुम लोग रिपीट। तो इसका मतलब शिप का वेट लिखेंगे mg और पानी का जो वेट डिस्प्लेस हो गया मास ऑफ वाटर इनटू g, तो बेटा g और g कट गया, इसका मतलब मास ऑफ शिप इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, मास ऑफ शिप इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो बेसिक सा अपना लॉ ऑफ फ्लोटेशन का बड़ा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसलिए फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, उसको देख लो आप सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड राइजेस टू अ सर्टेन लेंथ इन द कैपिलरी ट्यूब which is inclined at an angle of 45 डिग्री, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। बेटा अगर ये एक लिक्विड का कॉलम है, इसको अगर इंक्लाइन करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा ना, लिक्विड कॉलम का लेंथ बढ़ेगा, करेक्ट है, क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से ये लिक्विड को बाहर पुल करने की कोशिश करेगा, लिक्विड को बाहर पुल करने की कोशिश करेगा तो लेंथ बढ़ेगा। ये इसको तुम लोग मैथमेटिकली भी करके देख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास ये लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड का कॉलम है बेटा, मेरे पास ये लिक्विड का कॉलम है, करेक्ट है, इसको सीधा रखो। अब क्या करो, ग्राउंड के साथ एंगल बनाओ 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री के एंगल पर इसको टिल्ट कर लो, तो वही बोला ना 45 डिग्री का एंगल, तो 45 डिग्री के एंगल पर तुम लोग इसको टिल्ट कर लो, टिल्ट किया 45 डिग्री का एंगल, यानी इधर से भी एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, टिल्ट किया तुमने। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे देखो, बेसिकली ये इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, अंडरस्टूड। तो पहले हमारे पास लिक्विड यहां तक था, तो इस लिक्विड का हाइट h ले लेंगे, पहले यहां तक लिक्विड यहां तक था, ऐसे मानता हूं यहां तक था, तो इसका मतलब अगर मैं इसको काट दूं ऐसे काट दूं, तो एक यहां से हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लिक्विड इन दिस कॉलम,
ठीक है। अभी लेंथ बढ़ गया कम हो गया, कैसे पता चलेगा बेटा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये ऑपोजिट साइड है, ये क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस का लेंथ हमेशा ज्यादा होता है। हम लोग लिक्विड कॉलम की लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, ट्यूब की लेंथ नहीं बेटा, ट्यूब की लेंथ तो कॉन्स्टेंट है। लिक्विड जो है ना उसका लेंथ, उस कॉलम का लेंथ बोल रहा हूं। इसको तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो ना, बाय यूजिंग cos 45। देखो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर cos 45 डिग्री लगाऊं तो ये एडजेसेंट क्या होगा? h और हाइपोटेनस l होगा। तो इसका मतलब 1/√2 इज इक्वल टू h अपॉन l। तो लेंथ l का वैल्यू बेटा √2 इंटू h आ गया ना, √2 इंटू h आ गया। यानी जो ओरिजिनल हाइट था उसको √2 टाइम्स लेंथ होगा, यानी लेंथ बढ़ गया ना बेटा, कॉलम का लेंथ बढ़ गया। कॉलम का लेंथ यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इधर आगे, हाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। A specific gravity of silver is 11 and specific gravity of iron is 8. Which one of the following is approximate relative density of silver with respect to iron? अब बेटा with respect to के बाद क्या है? आयरन, तो वो रेफरेंस होगा, तो आयरन की कितने दिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 दिया है। तो इसका मतलब रेशियो कैसे निकालना? रेफरेंस वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा और सिल्वर की वैल्यू ऊपर आएगा 11, करेक्ट है। तो 11/8 तो 1.4 तुम्हारा ये आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, द डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.20। डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.20। अच्छा एक कास्ट आयरन है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, कितना दिया है? 7.20 दिया है, 7.20 दिया है, उसका डेंसिटी पूछ रहा है। तो इसका मतलब रेशियो करो, डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन, अब तुमको सबको मालूम है बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, करेक्ट। तो 1000 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 7200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द कास्ट आयरन। इट इज सिंपल क्वेश्चन, देख लो बेटा जल्दी से। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। दो तीन क्वेश्चन बचे लास्ट के। ओके अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट। A vessel contains oil of density 0.8 gram per centimeter cube over a mercury of density 13.6 gram per centimeter cube, करेक्ट है। A homogeneous, अच्छा ऑयल का डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ओवर द मर्क्यूरी। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो हमेशा नीचे रहता है और जिसका डेंसिटी कम होगा वो हमेशा ऊपर रहता है। क्यों? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा आएगा। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी बेटा कितना देखो 13.6, तो मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है तो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी का मास अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा लगेगा, तो मर्क्यूरी नीचे बैठ जाएगा। लेकिन ऑयल का डेंसिटी कम है, 0.8 है, इसका मतलब ऑयल का मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है, तो मर्क्यूरी ऑयल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगा तो ऊपर बैठ जाएगा। गेटिंग द आइडिया क्लियर? अच्छा तो डायग्राम देखो बेटा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में यहाँ पे मैंने ऊपर ऑयल लिखा ना, ऑयल और नीचे मर्क्यूरी है ना, ये बड़े लाइन मर्क्यूरी का और ये छोटे लाइन ऑयल का। तो यहाँ पे ऑयल का डेंसिटी दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
और बेटा इधर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तुमको दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। अच्छा, एक स्फीयर हमने रखा है दोनों के बीच में, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ऐसी है कि स्फीयर का हाफ वॉल्यूम ऑयल में और हाफ वॉल्यूम मर्क्यूरी में, दिख रहा है, करेक्ट है। स्फीयर का हाफ वॉल्यूम ऑयल में तो हाफ वॉल्यूम मर्क्यूरी में, वही बोला ना, लिखो क्वेश्चन पढ़ लो बेटा वहां पे, हाफ वॉल्यूम ऑयल में, हाफ वॉल्यूम मर्क्यूरी में। अब बेटा मेरे को बताओ चीज तुम लोग, जो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर जो होता है बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 पायर क्यूब होता है ना बेटा। किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है बेटा? 4/3 पायर क्यूब होता है, करेक्ट। 4/3 पायर क्यूब होता है, 4/3 पायर क्यूब। तो 4/3 पायर क्यूब अगर स्फीयर का वॉल्यूम होगा तो उसका हाफ वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पायर क्यूब। इसके हाफ कर लो बेटा। तो इसका हाफ वॉल्यूम होगा 2/3 पायर क्यूब, और इधर का हाफ वॉल्यूम होगा 2/3 पायर क्यूब, करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑयल में स्फीयर का वॉल्यूम कितना जा रहा है? 2/3 पायर क्यूब जा रहा है, और मर्क्यूरी में कितना वॉल्यूम जा रहा है? 2/3 पायर क्यूब जा रहा है। क्लियर है? 2/3 पायर क्यूब जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम लोग बेटा यहाँ पे देखो, मेरे को देखो तुम लोग, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये स्फीयर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, क्वेश्चन में फ्लोट कर रहा है। अगर ये स्फीयर फ्लोट कर रहा है तो कैन वी अप्लाई लॉ ऑफ फ्लोटेशन? कैन वी अप्लाई अ लॉ ऑफ फ्लोटेशन? कैन वी अप्लाई लॉ ऑफ फ्लोटेशन? कर सकते हैं अप्लाई लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है बेटा? मास ऑफ स्फीयर, याद आ रहा है लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमने कैसे लगाया था? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, करेक्ट है, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लेकिन बेटा मास ऑफ द स्फीयर, ये तो हमने लिखा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लिखते हो याद रखना कि यहाँ पे दो फ्लूइड है। कितने? यहाँ पे दो। यहाँ पे ऑयल भी डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ पे मर्क्यूरी भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे? मास ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड प्लस मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड। ये पहले मैं कंसेप्चुअल इसका आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कंसेप्चुअल आंसर बताऊंगा, उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक। लेकिन ट्रिक लगाने से पहले कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो मास ऑफ द स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड प्लस मास ऑफ द मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड। प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि दो अलग-अलग फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब तुमने मेरे को बता बेटा, मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट। डेंसिटी ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे बेटा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टोटल होगा, करेक्ट। यहाँ पे टोटल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टोटल होगा। अब तुम लोग बोल रहे कि सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में पढ़ क्या पूछ रहे हो? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, यानी ये पूछ रहा है, ये पूछ रहे हो, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड। अब मास ऑफ द ऑयल को कैसे लिखोगे बेटा? मास ऑफ द ऑयल को लिखोगे डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है बेटा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे को बताओ स्फीयर का कितना वॉल्यूम ऑयल के अंदर है? 2/3 पायर क्यूब। तो स्फीयर का जितना वॉल्यूम ऑयल के अंदर होगा उतनी ही वॉल्यूम का ऑयल डिस्प्लेस होगा। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो अगर स्फीयर का हाफ पोर्शन मर्क्यूरी ऑयल के अंदर होगा तो ऑयल का वॉल्यूम कितना डिस्प्ले होगा? जितना स्फीयर का हाफ वॉल्यूम होगा उतना, यानी कितना? 2/3 पायर क्यूब बेटा, प्लस मर्क्यूरी को वही करेंगे 13.6 इंटू 2/3 पायर क्यूब। अब दोनों तरफ से क्या काटोगे? पायर क्यूब कट गया, दोनों तरफ से पायर क्यूब कट गया बेटा, देख लो पायर क्यूब कट गया दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर लो, 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लूंगा तो क्या होगा बेटा? इधर 2 बचेगा, ओके। 3 भी कट गया दोनों तरफ से 3। अभी मैथमेटिक्स है ना बेटा, मैथमेटिक्स है, 3 को कॉमन निकाल के कैंसिल करो। अब इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 बचेगा और इधर से 2 गायब होगा, प्लस 13.6। बस डेंसिटी ऑफ स्फीयर मिल गया बेटा। ये कितना हो गया? 14.4 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया? 7.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द
डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर 7.2 है ना आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है ना, देख लो बेटा, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसका ट्रिक बता दो, ट्रिक ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लो बेटा, ये 2/3 कॉमन निकालो, 5/4 कॉमन निकालो, वो तो कर सकते हो ना क्वेश्चन तुम लोग कर लो, है ना आसान। अब इसका ट्रिक देखो, ट्रिक अगली बार से ऐसे नहीं करना है आपको, है ना, टाइम बचाना है। तो ट्रिक क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमेशा याद रखना, स्फीयर जिस फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है उन फ्लूइड की डेंसिटी का एवरेज निकालो। 2 डेंसिटी होगा तो ρ1 प्लस ρ2/2, 3 फ्लूइड होंगे तो ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3/3। तो इसका मतलब ट्रिक ये है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डेंसिटीज ऑफ फ्लूइड, एवरेज ऑफ डेंसिटीज ऑफ फ्लूइड, बस काम खत्म। यानी डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, इन दोनों का एवरेज निकालो, डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन 2 यानी कितना 0.8 प्लस 13.6 अपॉन 2 यानी कितना 7.2, हो गया, बात खत्म। इज इट सिंपल एवरीबॉडी? अब वो क्वेश्चन में सीजे में पूछे इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं किया, 0.8 और 13.6 को वैसे रखा है मैंने, ठीक है। अब अगर 3 फ्लूइड तो क्या करोगे, 3 फ्लूइड तो 1 2 3 डिवाइड बाय 3, खत्म। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीनशॉट निकालो, इसको तुम लोग होमवर्क के लिए सॉल्व करो, होमवर्क के लिए सॉल्व करो, ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। यही सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, सिर्फ अलग से पूछे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो वेट ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। अभी हमने क्या निकाला, डेंसिटी, तो डेंसिटी से वेट कैसे निकालना आता है ना सबको, वेट का मतलब मास इनटू ग्रेविटी। तो पहले जो डेंसिटी निकालोगे स्फीयर का उसको मास में कन्वर्ट कर लो, और एक बार मास मिलेगा तो जी से मल्टीप्लाई करके वेट निकालो, बात खत्म। हमारे पास फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला बेटा क्वेश्चन करेंगे। 2 identical blocks of ice A and B float in the water as shown in the figure given above. Which one among the following statement is in this regard is correct? तो बेटा इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। The 2 blocks displaces equal volume of water since they have the same specific gravity and same mass. करेक्ट है, क्यों डी होगा आई विल टेल यू। देखो ये दोनों भी ब्लॉक क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट। तो फ्लोटेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन व्हिच दे आर फ्लोटिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिखा था हमने, टोटल वॉल्यूम ऑफ ये लिखा था, करेक्ट। अब तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ, ये वाले इक्वेशन मास ए और मास बी के लिए अलग अलग लिखेंगे हम लोग, कैसे? देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा। देखो डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ ए सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द ए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए, करेक्ट है। यहां पे लिखो डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी सबमर्ज्ड, ये सबमर्ज्ड लिख रहा हूं मैं बेटा इधर, वॉल्यूम ऑफ बी सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो बेटा। अब इन दोनों को डिवाइड करें, देखो डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एल 4 डिवाइडेड बाय, देखो डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ बी, बराबर बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा एक काम करो, अब दोनों भी जो लिक्विड्स हैं दोनों भी ब्लॉक आइडेंटिकल है, करेक्ट, आई से, तो इसका मतलब उन दोनों का डेंसिटी सेम होगा, तो रो ए और रो बी कैंसिल हो गया, दोनों का डेंसिटी
डेंसिटी सेम है, और दोनों सेम फ्लूइड में हमने डाला, दोनों को हमने सेम फ्लूइड में डाला है, बराबर। अगर हमने दोनों को सेम फ्लूइड में डाला है तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी कट जाएगा, कट गया। और एक चीज, दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों का टोटल वॉल्यूम सेम होगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो फाइनली बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी सबमर्ज्ड इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ए का जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उतना ही बी का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, यानी वॉल्यूम ऑफ ए सबमर्ज्ड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी सबमर्ज्ड, यानी ए जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उतना ही फ्लूइड बी भी डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि दोनों का सबमर्ज्ड वॉल्यूम सेम हो गया। तो ऑप्शन डी पढ़ लो बेटा, ऑप्शन डी पढ़ लो। तो टू ब्लॉक्स displaces equal volumes of water since they have the same specific gravity and same mass. ठीक है, एक बार रिवाइंड करके देखो इसको अच्छे से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए कर सकते हो। फ्रैक्शन ऑफ बॉल फ्लोटिंग, यानी अपना वो फॉर्मूला ना, इसको 1 से माइनस करो तो यही होता है फ्रैक्शन ऑफ बॉल फ्लोटिंग, क्योंकि ये रेशियो क्या देता है, फ्रैक्शन सबमर्ज देता है। 1 से माइनस करोगे फ्रैक्शन फ्लोटिंग मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन विच पैरामीटर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा ये ले लिया हमने, डेंसिटी ऑफ बॉल ये भी ले लिया, ऑब्जेक्ट। तो 1 और 3 करेक्ट दिख रहा है मेरे को, लेकिन मास ऑफ द बॉल है क्या, नहीं, मास ऑफ द बॉल पर डिपेंड नहीं करता, करेक्ट है। तो 1 and 3 इज करेक्ट, देख लो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r फ्लोट्स वर्टिकली इन द लिक्विड। तो एक सिलेंडर है, वर्टिकली लिक्विड में फ्लोट कर रहा है बेटा, ऐसे, जिसका खुद का मास m है, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। m यानी मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर, और ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है बेटा, मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है। और लिक्विड, जिस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है वो d है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, बराबर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, बराबर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सबमर्ज्ड रीजन। तो बेटा ये वाला पोर्शन सबमर्ज्ड है, तो ये हाइट निकालना है, करेक्ट है, ये हाइट निकालना है, अंडरस्टूड। सबमर्ज्ड रीजन का हाइट निकालना है। तो बेटा स्कूल में मेंसुरेशन पढ़े होंगे, तो सिलेंडर का हाइट कैसे निकालते हो, हाइट ऐसे निकालते बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर submerged divided by area of cross section of cylinder, area of cross section of cylinder is equal to height। अब तुम लोग बोलेगे सर ऐसे कैसे, बेटा इस रीजन का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर लो, हाइट मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट किसमें होता है, मीटर क्यूब में होता है, और एरिया का यूनिट किसमें होता है बेटा, मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब कट गया, तो हाइट मीटर में आ गया ना। स्कूल में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इनटू h इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, फिर h इज इक्वल टू v अपॉन पाई स्क्वायर ना बेटा, ये फॉर्मूला आप लगा रहा हूं, ठीक है, वहां पे लगा रहा हूं। ओके अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे में इसको सॉल्व करेंगे देखो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबमर्ज्ड है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ द सिलेंडर। नाउ अब बेटा तुम लोग अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में मास वगैरह सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या ना, रिप्लेस वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है, करेक्ट। और हमने एक फॉर्मूला एक ही पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड is equal to volume of fluid displaced, volume of fluid displaced, ठीक है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबमर्ज्ड है, उसी को रिप्लेस करूं, वॉल्यूम ऑफ
फ्लूइड डिस्प्लेस यानी यहाँ पे जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस्ड, उसको लिखेंगे लिक्विड डिस्प्लेस्ड, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे लिखोगे, पायर स्क्वायर, बराबर, पायर स्क्वायर। अच्छा, तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को कैसे लिखोगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, डी है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय ये पायर स्क्वायर बेटा, ये पायर स्क्वायर होगा। और लेकिन ये ब्लॉक क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अगर ये फ्लोट कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, must be equal to mass of fluid displaced, mass of cylinder must be equal to mass of the fluid displaced। बस mass of the cylinder कितना दिया, m दे दिया, तो बस यहाँ पे तुमने वैल्यू पुट कर लो, h इज इक्वल टू इसको m अपॉन d इंटू पायर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिवाइंड करके देखो, सारा नॉलेज हमने यहाँ पे यूज कर दिया, सारा नॉलेज हमने यहाँ पे यूज कर दिया, सारा का सारा इस क्वेश्चन। रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लेके देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यार लास्ट का क्वेश्चन कर लेते। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। A solid cube of iron of specific gravity, देखो अब solid cube of iron, solid cube, solid cube यानी अंदर से भरा होता है ना बेटा, ये पूरा का पूरा ऐसे अंदर से भरा होता है, हॉलो नहीं होता है, ठीक है, अंदर से भरा होता है। Is melted into sheets, तो इसको मेल्ट किया तुमने शीट्स में, मेल्ट किया शीट्स में, शीट्स अगर कोई बड़ा छोटा कोई भी शीट्स ले लो, तो शीट्स में तुमने इसको कन्वर्ट किया, बहुत सारे शीट्स में तुमने इसको कन्वर्ट किया, मेल्ट करके। शीट जानते हो ना, पता, शीट्स कन्वर्ट किया। साइड ऑफ द क्यूब इज 1 मीटर, तो इस क्यूब का साइड कितना है, 1 मीटर का है। तो बेटा अगर साइड क्यूब का अगर 1 मीटर का होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब होगा। कैसे, अरे बेटा साइड 1 होगा तो हाइट लेंथ ब्रेड्थ 1 ही होगा, क्यूब का सारे लेंथ इक्वल होते हैं ना बेटा, सारे लेंथ इक्वल होते हैं, तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का आ गया। अच्छा, द शीट्स आर यूज्ड टू मेक अ हॉलो क्यूब। अब बेटा इस शीट से हमने क्या किया, एक हॉलो क्यूब बनाया, शीट से हमने क्या बनाया, हॉलो क्यूब बनाया। देखो शीट से हमने बनाया हॉलो क्यूब, शीट से हमने बनाया इसका हॉलो क्यूब, बराबर, शीट से हमने हॉलो क्यूब बनाया। दिस क्यूब फ्लोट सच दैट इट्स, अब हॉलो क्यूब को पानी में डाला, अब हॉलो क्यूब को तुमने पानी में डाला, पानी में, तो इट्स होल वॉल्यूम इज इनसाइड द वाटर, तो इस हॉलो क्यूब का होल वॉल्यूम पानी के अंदर है, पानी के अंदर है बेटा, होल वॉल्यूम इज पानी के अंदर। अगर इस हॉलो क्यूब का होल वॉल्यूम अगर पानी के अंदर होगा, तो इस क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करेगा वो। अब इस क्यूब के लेंथ मेरे को नहीं मालूम, इसको बोले एल, इस क्यूब का लेंथ नहीं मालूम मेरे को, तो एल, एल बोल सकते हैं इसको हम लोग, एल, करेक्ट है, इसको हमने एल बोला, इसको हमने एल बोला, इसका साइड लेंथ, इसका नहीं मालूम था मेरे को, इसका साइड लेंथ एल बोला। तो बेटा इस हॉलो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, एल क्यूब हो गया, हॉलो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, एल क्यूब हो गया। व्हाट विल बी द मिनिमम साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ सच क्यूब, यानी एल निकालना है, यहाँ पे तुमको एल निकालना है, करेक्ट, यहाँ पे एल तुमको निकालना है, करेक्ट है। अब काम करते देखो, काम करते हैं, इस सॉलिड क्यूब का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, कितना दे दिया बेटा, 8। इसका मतलब इस सॉलिड क्यूब का तुम लोग डेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्यूब निकाल सकते हो। याद आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 8000 होगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्यूब कितना होगा, 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब तुम लोग बोलेंगे सर आपने डेंसिटी क्यों निकाला, आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे को इस सॉलिड क्यूब का मास चाहिए,
मास ऑफ सॉलिड क्यूब चाहिए। क्या चाहिए? मास ऑफ सॉलिड क्यूब। मास ऑफ सॉलिड क्यूब चाहिए। अब बेटा मास कैसे निकालोगे सॉलिड क्यूब से? बहुत आसान है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। कितना है सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर क्यूब। दिख रहा है? 1 मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। इधर तुम लोग देख लो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने निकाला मास ऑफ सॉलिड क्यूब। कैसे निकाला? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी निकाला ना 1 मीटर क्यूब। ये निकाला वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ये मास आ गया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर आपने मास क्यों निकाला? अब बेटा मास इसलिए मैंने निकाला क्योंकि मेल्ट करने के बाद इस सॉलिड क्यूब का मास और इस हॉलो क्यूब का मास तो सेम ही होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है? मास तो बेटा कांस्टेंट होना चाहिए। मास किधर गायब हो गया? सिर्फ आपने वॉल्यूम को बढ़ाया यहाँ पे, है ना? मास नहीं गायब हो गया, मास तो उतना रहेगा ना, जो कि अब ये फ्लोट कर रहे हैं इनसाइड द वाटर। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाए हम लोग। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम लोग यहाँ पे लगा रहे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये होगा, मास ऑफ हॉलो क्यूब, मास ऑफ हॉलो क्यूब is equal to mass of water displaced, mass of water displaced। क्लियर है? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इस सॉलिड क्यूब का मास और हॉलो क्यूब का मास क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि वो मेल्ट करने से मास का चेंज होगा। तो इसका मतलब 8000 यहाँ पे लिखूं, लिखा 8000। ठीक। अब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मेरे को मालूम है, वो ये है कि मास ऑफ वाटर को कैसे लिखूंगा मैं? डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो बेटा 8000 और पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000। अच्छा, जो कि ये हॉलो क्यूब पूरा का पूरा पानी में डूब गया, इसका मतलब इस हॉलो क्यूब का जो वॉल्यूम है एल क्यूब, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। फुल्ली समझ है ना? जितने इस हॉलो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, यानी एल क्यूब होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये 3 0 कट गए। एल क्यूब का मतलब 2, तो 2 क्यूब का मतलब एल क्यूब। इसका मतलब साइड लेंथ कितना आएगा बेटा? 2 मीटर का आएगा। साइड लेंथ यहाँ पे 2 मीटर का आएगा। हमसे दे दो बेटा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हमसे दे दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से इसको। गेटिंग द आइडिया क्लियर? चलो देन दिस कंप्लीट्स आवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप फिर इसको रिवाइंड करके बार बार देख लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। बेस्ट लक।